ओके, सो आज का टॉपिक है सर्कल्स। ठीक है, तो एज यूजुअल स्टार्टिंग हम करेंगे जो हमारा टॉपिक है ना उसके बारे में पूरा सब कुछ जानना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन वगैरह क्या होता है सर्कल्स, वो सब कुछ जानना पड़ेगा। तो पहला जो स्लाइड है उस पर हम डेफिनेशन के बारे में ही सीखेंगे। सो डेफिनेशन क्या है सर्कल का, कि सर्कल इज बेसिकली ए शेप विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। चलो ये तो अंग्रेजी हो गई, ये अगर तुम्हें बुकिश डेफिनेशन लिखना होगा कहीं लिख लोगे। अब ये है कि मेरा जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ तुम्हें, थिंकिंग डेवलप करना। अब क्या है, क्या शेप है सर्कल पता है, एक कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उस पॉइंट से इक्वल, मतलब सोचो ये एक तुम लाइन ड्रॉ कर लो जिसका कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा ए, लेट्स से। तो ये पॉइंट जाके यहाँ पे एंड हो रहा है ना, तो सोचो एक और ले यहाँ से ही और एक तुम लाइन ले लो जिसका भी सेम लेंथ है ए, ठीक है, और एक लाइन ले लो जिसका सेम लेंथ है, ऐसे तुम सारे साइड में एक एक लाइन ले लो जिसका लेंथ सेम है, ठीक है, जिसका लेंथ सेम है, ऐसे करके लाइन ले लो जिसका लेंथ सेम है। अब एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, बट ये ले लो कि एक सिंगल पॉइंट से हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे विच आर इक्वल डिस्टेंस, जिनका लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। नाउ ये जो पूरा एंड पॉइंट्स है ना, ये एंड पॉइंट्स है ना, इन एंड पॉइंट्स को अगर हम पूरे तरीके से ज्वाइन कर दें, ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए परफेक्ट थिंग बट आई एम जस्ट ट्राइंग, कि पूरे पॉइंट्स को अगर सब ज्वाइन कर दें तब जो फॉर्मेशन होता है जिस शेप का, दैट शेप इज नोन एज ए सर्कल। ठीक है, जिस पॉइंट से हमने स्टार्टिंग किया था दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, सेंटर। ठीक है, तो क्या हो गया सर्कल का डेफिनेशन, कि सेंटर पॉइंट से अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस पे लाइंस, इक्वल डिस्टेंस के लाइंस ड्रॉ करेंगे और लाइन के दूसरे हिस्से को अगर सारे लाइंस के जो एंड पॉइंट्स है उसको हम एक साथ ज्वाइन करेंगे, देन विल गेट ए क्लोज्ड फिगर एंड दैट क्लोज्ड फिगर इज नोन एज सर्कल। आई एम प्रिटी मच श्योर कि ऐसा डेफिनेशन तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया होगा अभी तक। तुम्हें पता है सर्कल क्या है, तुम्हें यह भी पता है कि डेफिनेशन क्या है, पर ये एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दिया होगा अभी तक। तो जो भी है, अब ये समझ के सर्कल क्या होता है, ठीक है। चलो अब सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज भी जानना इंपॉर्टेंट है बहुत, वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब दिस इज अ परफेक्ट सर्कल, ऑब्वियसली मेरा वाला परफेक्ट तो नहीं हुआ बिल्कुल, दिस इज अ परफेक्ट सर्कल। सो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर, सेंटर को हम जनरली ओ से मार्क करते हैं, ठीक है, जस्ट हम ओ से मार्क करते हैं, कुछ भी मार्क कर सकते हो, वैसे सी से भी मार्क कर सकते हो। सो सेंटर को हम ओ से मार्क करते हैं। दिस लाइन which joins the two points of a triangle, two ends of a triangle and passes through the center is known as diameter. Okay, अगर दो एंड्स को ज्वाइन करता है, नाउ ए लाइन विच ज्वाइंट्स जस्ट द सेंटर एंड अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, उस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो रेडियस होता है ना वो डायमीटर के बिल्कुल हाफ होता है। आई नो ये सब बहुत इजी है पता है, फिर भी जस्ट अ रिफ्रेश। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस एंटायर चैप्टर, ये नाउ इन द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स, कोई एक लाइन जो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो बट वो सेंटर से पास नहीं हो रहा हो, ठीक है, दैट लाइन इज नोन एज कॉर्ड। और ये पूरा चैप्टर हम कॉर्ड के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। Now there is one more important line which is basically outside the circle but touches the circle at only one point, and that line is known as tangent। ठीक है, हो गया। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ कॉर्ड ही इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, ठीक है। तो कॉर्ड जो इंपॉर्टेंट है, कॉर्ड का डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। सो कॉर्ड इज व्हाट, ए लाइन ज्वाइनिंग any two points on the circle which does not pass through the center, which does not pass through the center। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुम्हें डायमीटर को डिफाइन करना हो तो तुम कैसे करोगे, तो डायमीटर इज नथिंग बट ए कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। डायमीटर भी एक तरीके का कॉर्ड ही है, बट डायमीटर में स्पेशलिटी क्या है कि द डायमीटर पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। अगर सेंटर से कोई कॉर्ड पास करते हैं तो उसका नाम हम दे देते हैं डायमीटर।
अगर सेंटर से कोई कॉर्ड नॉन कोई लाइन ऐसा पास नहीं करता तो उसका नाम जनरली कॉर्ड होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज, इसको क्या कहेंगे हम, ये इंट्रोडक्शन एक हो गया कि सर्कल के अलग अलग हमने दे दिया कि अलग अलग लाइंस को क्या कहते हैं, अलग अलग लाइन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है एंड कंसिडर दिस एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर इन क्लास 9, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को है इसमें। तो जब ये स्टार्ट करते हैं हम पहला थियरम। अब पहला थियरम हमें क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब यहाँ पे बताया गया इक्वल कॉर्ड्स, रुक जाओ, तो पहले हम कॉर्ड्स का नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए बी, ये हमने सेंटर में ओ दे दिया और इसको हम नेमिंग कर देते हैं सी डी। अब क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, मतलब पहले ही बता दिया है कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है। मतलब क्या बता दिया है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, बता दिया। ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब बोल रहा है कि ये वाला जो इस वाले की इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है हमें। दिस इज थियरम, ठीक है। तो थियरम प्रूफ करते हैं। देखना थियरम कैसे प्रूफ करेंगे हम। अब इन वैसे ही हमें, इसलिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले पढ़ाया था, ठीक है, ताकि ये सब हो जाए। तो इसको पहले प्रूफ करते हैं कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। वाई? बिकॉज दे आर रेडियस, रेडियस तो इक्वल होता है ना सब पूरे सर्कल का। सर्कल में कहीं से भी तुम लाइन खींचो सेंटर से तो वो रेडियस होगा और दैट इज इक्वल। सिमिलरली ओ बी जो होता है वो भी हो जाएगा ओ डी के बराबर, बिकॉज वाई इट इज ऑल्सो रेडियस, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या है, अब बता दिया ना ए बी इज इक्वल टू सी डी, पहले ही तो गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, वाई इट इज गिवन। सो हम लिख क्या सकते हैं कि ए ओ बी जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाई ऑब्वियसली एस एस एस, क्योंकि तीनों साइड्स है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो हम डायरेक्टली एंगल ए ओ बी को एंगल सी ओ डी लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी एंड हेंस द थियरम इज प्रूव्ड। सिंपल एज दैट, थियरम प्रूफ हो गया। थियरम क्या कहता है कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो ये कॉर्ड्स जो सर्कल सेंटर में जो एंगल बनाएगा ना वो भी इक्वल होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हें अलग तरीके से भी दिया जा सकता है, कैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस है भी एक्सरसाइज पे। सोचो यहाँ पे दो सर्कल्स है, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। अब बोला है कि ये दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और इस सर्कल का कॉर्ड एक है, इस सर्कल का कॉर्ड ये है। सोचो तुम, इसका कॉर्ड कुछ ए बी होगा, इसका कॉर्ड कुछ सी डी होगा, ठीक है। इसका सेंटर कुछ होगा ओ और इसका सेंटर कुछ होगा ओ डैश, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब तुम्हें बोला जाएगा, अब यही थियरम तुम्हें प्रूफ करने दिया जाएगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स इन द सेंटर। मतलब ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दो सर्कल एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएगा। तो अब मतलब क्या है, सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो रेडियस होगा वो भी इक्वल होगा ना। अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस भी इक्वल होगा, ये वाला होगा, ये वाला तो होगा उसके बाद। तो क्या करना है तुम्हें, ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सिंपल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और उसके बाद दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय सीपीसीटी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये तो आसान है। तो ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है हमें, कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इन द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अरे ये तो इसी का कन्वर्स है। इस पहले वाले में क्या कहा गया था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो जो एंगल सेंटर में बनेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है। यहां पे कहा गया है अगर एंगल्स दो इक्वल होंगे तो कॉर्ड्स इक्वल रहेगा। तो ये क्या हो गया, कन्वर्स हो गया। तो कन्वर्स को हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। अब क्या गिवन है कि दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि विजिबिलिटी थोड़ा बेटर हो। सो दिस पर्टिकुलर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है हमारा, ठीक है। नेमिंग फिर से कर लेते हैं, ओ ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी तो होगा ही सिंस रेडियस, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी भी होगा सिंस रेडियस, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली हम प्रूफ कर पाएंगे। जल्दी से इसको प्रूफ कर लेते हैं पहले। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल क्या है, नहीं इसमें तो ए ओ बी नहीं होगा, मैंने नेमिंग अलग किया है ना। हाँ गुड, इसमें नेमिंग अलग किया है मैंने।
इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। क्यों? बिकॉज दे आर द रेडियस, रेडियस तो इक्वल होगा। और क्या लिखे है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है हमें, ये गिवन है, ठीक है। सो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी बाई व्हाट, एस ए एस, ठीक है। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है तो हम डायरेक्ट ए सी इज इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी, एज सिंपल एज दैट। सर सीपीसीटी से हमें प्रूफ करना है, हो गया प्रूफ। तो क्या मतलब हम समझे यहाँ पे कि अगर कॉर्ड्स दोनों इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर भी इक्वल रहेगा, या फिर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर अगर इक्वल है तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी ना हमारे एक्सरसाइज में ऐसा है कुछ कि अगर सोचो तुम्हें दो सर्कल दिए गए जो कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, और यहाँ पे जैसे पहला डायग्राम ड्रॉ किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम है सब कुछ, बस यहाँ पे उसका कन्वर्स प्रूफ करना है तुम्हें। देखो ये हो गया, यहाँ पे ओ डैश नेम दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सी डी नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ओ नेमिंग दे दिया, यहाँ पे ए बी नेम कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी है और ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल से तो रेडियस भी इक्वल होंगे, और ये वाला दिया जाएगा तो ऑब्वियसली तुम इस दोनों को ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हो बाई सीपीसीटी, ठीक है, सिंपल है। तो ये तो दोनों थियरम्स हमारे हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड थियरम की तरफ। थर्ड थियरम क्या कहता है, ये पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट थियरम्स के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये जो थियरम्स है ना, ये एज ए न्यूमेरिकल आता है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे, उसमें थियरम वगैरह कुछ लिखा नहीं होगा, वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा और इसको प्रूफ करने देगा। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब क्या बोला है कि अगर हम सेंटर से एक कॉर्ड है जिसका नाम सोचो ए बी है, अगर हम सेंटर से एक लाइन खींचते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, वो बोल रहा है कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये हम कुछ नाम दे देते हैं इसका, ए बी, इसका सी नाम नेमिंग कर देते हैं, तो ए सी इज इक्वल टू सी बी होगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, ये दो हिस्सों में इक्वली बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, पहला कॉन्स्ट्रक्शन एक करेंगे। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये एक कॉन्स्ट्रक्शन कर लिया, और ये मतलब कॉन्स्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। अब जोड़ दिया है तो देखो दो ट्राइंगल्स बन गया, और दो ट्राइंगल्स बन गया तो तुम्हें पता ही चल गया होगा क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज द रेडियस, ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी विच इज कॉमन, ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू कॉमन। अब हमने क्या क्या लिखा है, ये वाला इसकी इक्वल है, ये वाला तो कॉमन है दोनों में। अब अगर हमें ऐसे ऐसे प्रूफ करना है, दिस इज वेयर द थिंकिंग कम्स इनटू डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो नॉर्मली तुम क्या लिखोगे, एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचेगा कि और एक एंगल है, ये वाला एंगल लिख देते हैं, तब हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, पर ऐसे ऐसे ये होता है क्या, ऐसे एस के लिए हमें ये एंगल चाहिए ना। अगर ये 90 डिग्री, नॉर्मली लोग क्या करेंगे पता है, हो सकता है कोई कोई स्कूल में तो सिखा भी दिए कि ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ओ सी कॉमन, और ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ऐसे एस हो जाएगा, पर नहीं होगा ऐसे एस। दिस इज वेयर द थिंकिंग कम्स अलोंग। ऐसे एस के लिए हमें ये दो एंगल्स चाहिए। अब ये दो एंगल्स कहाँ से लाएंगे हम, देखो कहाँ से लाते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया, तो ये दोनों तो हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा बाद में, पहले देख, हाँ ये दो चाहिए, क्योंकि देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल हमें इस ट्राइंगल के इस एंगल के साथ इक्वल दिखाना है, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे ऐसे एस एस। ओके ठीक है, चलो ये दो ट्राइंगल्स है, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स है। अब अगर इन दो ट्राइंगल्स को मुझे ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी के साथ दिखाना है, मतलब क्या करेंगे कि इस साइड के इक्वल दिखाएंगे, इस साइड के इक्वल दिखाएंगे, और ये वाला एंगल इक्वल दिखाएंगे ना दोनों का। तो ये वाला ट्राइंगल ऐसे सोच लो ना, इमेजिन करो ना इसको, ये वाला एक ट्राइंगल है, ये वाला दूसरा ट्राइंगल है, इस साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है जो कि कॉमन है, यहां पे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला एंगल चाहिए ना हमें दो ट्राइंगल्स का।
ठीक है, इसलिए अभी समझे क्यों यहाँ पे दोनों चाहिए हमें, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है हमें, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, चलो करते हैं यहाँ पे कुछ, इसको एंगल 1 दे देते हैं नाम, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, ईजी होगा हमारे लिए काम, और कुछ नहीं। अब क्या है, सिंस सिंस यहाँ पे लिखा है मैंने ओ ए, अच्छा यहाँ पे ओ ए नहीं, सिंस यहाँ पे लिख दो ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन, मतलब दोनों ट्राइंगल का तो एक ही कॉमन लिंक है ना, तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं हम। अच्छा यहाँ पे फिर से एग्जांपल में देखो, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो मतलब उसका एंगल जो ऑपोजिट में होगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब वही चीज यहां पे इमेजिन करो ना, ये दोनों जो साइड्स है वो एक जुड़ा हुआ है, तो ये वाला इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या होगा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ हो गया। चलो हो गया इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो आराम से क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC में क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री ऐसे करके नहीं लिखते हैं, चलो इसको 90 डिग्री नहीं, इसको थोड़ा सा एंगल फॉर्म में लिख लेते हैं, अच्छा होगा तब। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ACO, ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल, फिर AOC लिखा ना, अब लिखेंगे BOC, BOC में क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BCO इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो राइट हैंड साइड्स है वो दोनों 180 डिग्री है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BCO, लिख सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, चलो लिख लिया। अब एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर, तो यहाँ पे एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 3 को अपने जगह पे लिखते हैं, और ACO किसके बराबर है, 90 डिग्री, एंगल 2 यहाँ पे लिखते हैं, एंगल 4 लिखते हैं, और BCO को क्या लिखेंगे हम, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री है। अब ये दोनों साइड से 90 कैंसिल चला गया, दोनों साइड से 2 कैंसिल चला गया, तो हमें क्या मिला, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मिला हमें, कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो OA इक्वल टू OB, दिस इज इक्वल टू दिस, OC is common, and now angle 3 is equal to angle 4. So now triangle AOC is congruent to triangle BOC by what, SAS। अगर ये SAS से congruent हो चुका है तो मतलब सिंपली तुम ऐसे लिख सकते हो कि AC is equal to CB by CPCT। अगर AC इज इक्वल टू CB है मतलब यही तो है ना कि AB जो है वो जो कॉर्ड था वो बाइसेक्ट हो चुका है, सो दिस इज व्हाट द थ्योरम इज। देख रहे हो, यही पे तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग काम में आएगा। आई नो यू आर शार्प, देखो मैं सबको ये सब नहीं बताऊंगा, मुझे पता है तुम इस चीज़ को कैच कर लोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। नॉर्मल लोग क्या सोचेंगे कि इसको 90 डिग्री यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, O इज इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OC, और 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, सो SAS, पर वो SAS होता ही नहीं है। मैंने इसलिए बोला था हमेशा मैथ्स में ये देखना कि ऑर्डर क्या है, SAS मतलब दो साइड के बीच एक एंगल, तो हमें ये पर्टिकुलर एंगल चाहिए था, इस एंगल से काम नहीं बनता। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलो, ने पहले वाले में इतना लंबा चौड़ा किया था कि यहाँ पे 3 to 4 किया था, ठीक है। वो नहीं करके हम 90 डिग्री भी ले सकते थे, बिल्कुल 90 डिग्री भी ले सकते थे, उसमें क्या होता हमारा बाई RHS हो जाता, पर मैंने प्रूफ किया है SAS। हाँ हाँ, तो मैंने प्रूफ किया है SAS के साथ, जस्ट तुम्हारा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए कि SAS के साथ अगर प्रूफ करेंगे तो हमें ये एंगल लेना पड़ेगा, पर अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो हम डायरेक्ट इसको RHS से भी प्रूफ कर सकते थे, तब इतना लंबा नहीं होता, ठीक है। ये लंबा किया ही मैंने जस्ट तुम्हारा वो थिंकिंग डेवलप करने के लिए। ये गिवन है, दिस इज गिवन नाउ, ठीक है, ये तो इसके बराबर है ही।
अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये प्रूफ करना थोड़ा सा आसान है। इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इसमें क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज रेडियस है ना। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू सी बी लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन, पहले से गिवन है ना कि बाइसेक्ट अ कॉर्ड गिवन है, ठीक है। और एक चीज लिख सकते हैं हम, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी विच इज व्हाट, कॉमन। गुड। सो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, ट्राइंगल ए ओ सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ओ सी के बाई व्हाट कॉन्ग्रुएंसी, एस एस एस, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो डायरेक्टली हम इस एंगल और इस एंगल को बराबर लिख सकते हैं। एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ बाई सिपिसिटी। बट ये बराबर लिखना भी हमारे लिए इनफ नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये 90 डिग्री भी हमें प्रूफ करना है। तो अभी प्रूफ करना बहुत आसान है। नाउ एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? बिकॉज दे आर ए लीनियर पेयर, दे आर ए लीनियर पेयर। अब ए बी सी ओ के जगह हम ए सी ओ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, सॉरी, प्लस एंगल ए सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए सी ओ क्या हो जाता है, 180 डिग्री बाई 2 विच इज व्हाट, 90 डिग्री। अगर ए सी ओ 90 डिग्री है तो मतलब ऑब्वियसली बी सी ओ भी 90 डिग्री होगा। Hence, it is proved that the chord is perpendicular to that this line is perpendicular to the chord. ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। लास्ट में ना हमेशा ऐसा एक स्टेटमेंट लिख देना जो कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा, ठीक है। दैट इज द वे। तो ये हमने प्रूव कर दिया, चलो ये तो आसान था।